बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हाफिज़ कुर्द अली, आपका मैथ टीचर। स्टूडेंट्स, आप सबको चैनल हाफिज़ मैथ आप में खुशामदीद। स्टूडेंट्स, हमने 9th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 8 लॉजिक स्टार्ट किया हुआ था। लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक और उससे रिलेटेड एग्जाम्पल की थी। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 से ऑनवर्ड करेंगे और साथ इनसे रिलेटेड एग्जाम्पल। स्टूडेंट्स, व्हाइट बोर्ड पे जाने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपके मैथ के कंसेप्ट क्लियर हो सके। चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हम एग्जाम्पल नंबर 9 से स्टार्ट कर रहे हैं जो पेज नंबर 157 पे है और बिल्कुल एग्जाम्पल नंबर 9 की तरह ही क्वेश्चन नंबर 8 है। चलते हैं, पहले हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ओपन करें बुक का पेज नंबर 157। प्रूव दैट x प्लस 1 होल स्क्वायर इज प्लस 7 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8। ये लिखा हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड मैंने लिख ली। इसको प्रूव करना है और साथ हमने यहाँ पे डिडक्टिव लॉजिक लगानी है, यानी कि जो पहले से तयशुदा या पहले से तस्लीम शुदा जो फैक्ट्स हैं मैथ के वो हम यूज़ करेंगे। तो चलते हैं जी, करते हैं। सबसे पहले देखिएगा, मैं लिख रहा हूँ ये स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर की डेफिनेशन हमें बताती है कि किसी भी नंबर को, किसी भी जुमले को अपने आप से मल्टीप्लाई कर दो तो स्क्वायर होता है। प्लस 7 यहाँ पे कहो बाय डेफिनेशन ऑफ स्क्वायर, यानी कि दैट इज ए मल्टीप्लाइड बाय ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर। या फिर ए स्क्वायर को जब आप ओपन करें तो इस तरह कर सकते हैं, हमने स्क्वायर को ऐसे ओपन किया। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले नंबर पे x है, इसको पूरे जुमले से मल्टीप्लाई कर देंगे। दूसरे नंबर पे 1 है, इसको पूरे एक्सप्रेशन पे मल्टीप्लाई कर दें। ये जो मल्टीप्लाई करने का अमल होता है इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। उसके बाद फिर दोबारा ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, देखिए इस पे गौर करें। अगर आपके पास इस तरह की चीज हो तो ये नंबर को ब्रैकेट के अंदर ले जाएंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, बी के साथ भी अटैच हो जाएगा और सी के साथ भी। ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। कॉमन ले लें या जो चीज कॉमन ले लिया उसका प्रोडक्ट करवा दे, दोनों डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। तो कैसे, x और x के साथ मल्टीप्लाई कर लें, प्लस आगे x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें, ये आ गया। आगे 1 को x के साथ करें, ये चीज आ गई। आगे 1 को 1 से किया 1 और आगे 7। क्या काम किया है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया है, दोबारा से लगाया है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब यहां पे देखें, एक काम यहां पे होगा, एक्स स्क्वायर होगा। ये क्या चीज है, बाय डेफिनेशन ऑफ स्क्वायर ए मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर। स्क्वायर की डेफिनेशन ये होती है कि कोई भी नंबर अपने आप से मल्टीप्लाई हो तो स्क्वायर बनता है। ये देखें, एक्स एक्स से मल्टीप्लाई हो के एक्स स्क्वायर बनता है। एक और काम करो, एक्स मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस ये देखें, इसको आप x मल्टीप्लाइड बाय 1 करो, जगह बदल के मल्टीप्लाई करने को कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये आ जाएगा जी, कम्यूटेटिव लॉ आएगा। और क्या काम किया है, बाय डेफिनेशन ऑफ स्क्वायर एंड यूजिंग कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन किया हमने। जैसे 3 ज़रब 2 आपको पता है 6 है, तो अगर कोई जगह बदल के ज़रब कर दे 2 ज़रब 3 तो फिर भी 6 होता है। जगह बदल के ज़रब करने से प्रोडक्ट में फर्क नहीं पड़ता। 1 मल्टीप्लाइड बाई एक्स तो फिर भी एक्स जवाब आना है, एक्स मल्टीप्लाइड बाई 1 तो फिर भी एक्स आना है। जगह बदली है, क्यों बदली है बताऊंगा अभी। 1 और 7 8। उसके बाद एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, 8 की जगह 8। इनकी तरफ नजर लगाएं जी, प्लस की जगह प्लस। इन दोनों में कॉमन निकालें एक्स। कॉमन निकालने वाली प्रॉपर्टी होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लिख लें या प्रॉपर्टी लिख लें, दोनों ठीक हैं। अब ये कॉमन निकाला तो यहाँ पे 1, प्लस की जगह प्लस, एक्स कॉमन तो यहाँ पे 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 और 1 2 7 एक्स प्लस 8। ये सिंपल अरिथमेटिक ऑपरेशन किया है डमास का।
यानी कि ब्रैकेट डमास होता है डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एडिशन, तो ये डमास का किया, यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये जरा देखें एक नजर ऊपर, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8 आंसर आ गया राइट हैंड साइड। हैंस प्रूव दैट, बस साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 उसका पार्ट नंबर 1 जो है वो इधर ही हम कर लेंगे। पार्ट नंबर 1 जो है उसका लिखते हैं, आए बुक से देखते हैं क्या लिखता है। कहता है प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, x माइनस 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 25। x माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 25। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं जी। लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली है x माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस 9। आप देखिएगा ये स्क्वायर है ना, तो बाय डेफिनेशन ऑफ स्क्वायर क्या होगा, दोनों एक्सप्रेशन आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। देखेंगे बाय डेफिनेशन ऑफ स्क्वायर क्या होती है, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर विद इटसेल्फ इज कॉल्ड स्क्वायर। स्क्वायर हो तो दो नंबर का प्रोडक्ट कर लें, सेम नंबर का, सेम नंबर हो तो स्क्वायर कर लें, डेफिनेशन है ये। आगे क्या करेंगे, पहला एक्सप्रेशन x माइनस 4, दूसरा एक्सप्रेशन x माइनस 4, ये अलजबराइक एक्सप्रेशन है। पहले एक्सप्रेशन का पहला एलिमेंट x, इसको सारे से मल्टीप्लाई कर दिया, आगे दूसरा है -4, इसको भी सारे से मल्टीप्लाई कर दिया। ये जो मल्टीप्लिकेशन करने वाली प्रॉपर्टी है ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है। यहाँ पे लिख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी या फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, दोनों ठीक है। अब देखें, अब x को फिर ब्रैकेट के अंदर लेके जाएंगे, तो ब्रैकेट के अंदर लेके जा रहे हैं लेफ्ट से, तो ब्रैकेट के अंदर लेके जाना भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होता है। तो x और x मल्टीप्लाई होके x, यहाँ पे मैंने आपको बताया था माइनस x पहले मल्टीप्लाइड बाय 4 माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस इंटू माइनस प्लस 4 4 द 16 प्लस 9। क्या काम किया मैंने, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब x को x से मल्टीप्लाई करें, x स्क्वायर आ जाएगा, लिखेंगे बाय डेफिनेशन ऑफ स्क्वायर दैट इज a मल्टीप्लाइड बाय a होता है a स्क्वायर। किसी भी नंबर को अपने आप से मल्टीप्लाई कर दो a स्क्वायर। अब ये देखें x मल्टीप्लाइड बाय 4, यहाँ पे 4 मल्टीप्लाइड बाय x, दोनों पे नजर रखें। यहाँ पे इसको मैं लिख रहा हूं 4x और इस ये तो पहले ही 4x है। ये क्या हुआ, ये तो 25 आना ही आना है। ये क्या हुआ, देखें भाई कम्यूटेटिव लॉ है, एंड यूजिंग कम्यूटेटिव लॉ। अब आप कहेंगे किस लिहाज से, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब देखो ना, दो नंबर है ना, 2 और 3, इनको जरब करें 6, तो जगह बदल के जरब करेंगे तो फिर भी क्या आएगा 6। तो अगर x जरब 4 है, इसका जवाब 4x आना है, तो 4 जरब x कर देंगे, इसका भी 4x आएगा। यानी कि जगह बदल के जरब करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये प्रॉपर्टी का नाम क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब आएगा आगे जी, यहां से इसके बाद ये स्टेप एक्स स्क्वायर माइनस भी कॉमन और x भी कॉमन, ये इन दोनों में से x जो कॉमन निकालने की प्रॉपर्टी है, ये यहां भी बताया था बच्चों, कॉमन निकालने की जो प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है। यहां पे लिखो आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो कॉमन निकाला x, तो यहाँ पे 4 माइनस कॉमन निकाला तो साइन चेंज, तो यहाँ भी 4 आ जाएगा। आगे एक्स स्क्वायर माइनस 4 और 4 8, ये डिमास रूल लगाया है, डिमास रूल, डिवीजन, m से मल्टीप्लिकेशन, a से एडिशन, s से सब्ट्रैक्शन। तो एडिशन की है सिंपल, 4 और 4 8 7 x प्लस 25, यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं, यही चीज राइट हैंड साइड थी, ये आ गई। आगे लिखे हेंस प्रूव्ड दैट लेफ्ट हैंड साइड is equal to right hand side, which will be the answer।
पार्ट नंबर सेकंड में लेफ्ट हैंड साइड ले ली है मैंने x प्लस वन होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन होल स्क्वायर, राइट हैंड साइड 4x है, ये लेके आते हैं। अब आप देखें ये स्क्वायर है, इसकी डेफिनेशन हमें ये बताती है कि x प्लस वन और x प्लस वन 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये भी स्क्वायर है, इसकी डेफिनेशन होती है कि जिस चीज़ का स्क्वायर हो वही चीज़ 2 बार मल्टीप्लाई हो जाती है। तो क्या लिखेंगे, बाई डेफिनेशन ऑफ स्क्वायर दैट इज a मल्टीप्लाइड बाई ए, फिर भी ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर को खोलेंगे तो a मल्टीप्लाइड बाई ए आएगा। अब आप देखें पहला अलजबराइक एक्सप्रेशन x प्लस वन है, इसका पहला रकम ले ले x, सारे अगले जुमले से मल्टीप्लाई कर लें, आगे प्लस वन को कर लें x प्लस वन के साथ। इसी तरह ये काम यहाँ से x ले लें, आगे पूरे जुमले से मल्टीप्लाई कर लें, माइनस वन ले लें, आगे पूरे जुमले से मल्टीप्लाई कर लें। ये चीज़ जो है ना मल्टीप्लिकेशन करने वाली ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ शॉर्टकट लिखें। अब दोबारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाना है, x को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, x को x से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस x को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, आगे 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज़ बन जाएगी, और आगे 1 को 1 से करेंगे तो 1 आ जाएगा, ब्रैकेट लगा लें, माइनस x को x से मल्टीप्लाई करें, माइनस x को 1 से करें मल्टीप्लाइड, माइनस 1 को x से मल्टीप्लाइड करें, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, 1 को 1 से किया तो 1, दोबारा क्या काम किया हमने, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया, दोबारा से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा लिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे x एक जैसे नंबर का प्रोडक्ट ये स्क्वायर है, और इन पे ध्यान दें ज़रा, x मल्टीप्लाइड बाई 1 और इसको जगह बदल के ज़रब करें, आपको पता कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कमोटेटिव प्रॉपर्टी भी लगा ली। इधर देखें ये भी स्क्वायर है, x मल्टीप्लाइड बाई 1, इस पे ध्यान करें, जगह बदल के ज़रब करेंगे तो फिर भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये कमोटेटिव लॉ लगा लिया, दो काम किए हैं, स्क्वायर किया है और कमोटेटिव लॉ लगाया है। बाय डेफिनेशन ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की डेफिनेशन दैट इज a मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर एंड यूजिंग कमोटेटिव लॉ। उसके बाद आप देखें एक्स स्क्वायर, ये दो रकमें देख लें, यहाँ भी दो रकमें देख लें, प्लस यहाँ से x कॉमन निकाल लें, माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ से भी x कॉमन निकाल लें। देखो ना यहाँ भी x है, यहाँ भी x कॉमन, यहाँ भी x है, यहाँ भी x कॉमन, तो माइनस भी कॉमन। अच्छा जी, x कॉमन है तो यहाँ पे 1 बच जाएगा, x कॉमन है तो यहाँ पे 1 बच जाएगा, यहाँ पे x कॉमन है तो 1, माइनस जो है कॉमन है तो उसमें माइनस को प्लस कर देना है, x कॉमन है तो पीछे 1 बच गया। ठीक हो गया। ये क्या चीज़ होती है जी, कॉमन निकालना या ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करना, ये होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लिख लें या प्रॉपर्टी लिख लें, इसकी लिख रही। उसके बाद आप देखें एक्स स्क्वायर 1 और 1, ये अरिथमेटिक ऑपरेशन किया है, डमास रूल लगा के, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस की जगह माइनस 1 और 1 2 और साथ x जुड़ा हुआ है प्लस 1। अब हम अरिथमेटिक ऑपरेशन ही कर रहे हैं, ब्रैकेट हटा दें, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, माइनस ब्रैकेट के अंदर जाके ना सबको नेगेटिव कर देगी, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये इसको माइनस कर दिया, इसको माइनस वाले को 2 को प्लस कर दिया, प्लस वाले को माइनस। अब आप देखें कोई कैंसिल होता है, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस कैंसिलेशन, प्लस 1 और माइनस 1 कैंसिलेशन, बाकी क्या रह गया 2x प्लस 2x ऐड कर लें 4x। एक नज़र ऊपर देखें राइट हैंड साइड की तरफ, राइट हैंड साइड आ गई, लिखें हैंस प्रूव्ड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम करेंगे पार्ट नंबर 3 करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है, हम यहाँ से इसको उठाएंगे सवाल को कि सबसे पहले ये ब्रैकेट लगाएंगे, x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 5 माइनस x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 5। स्टूडेंट ये स्क्वायर की डेफिनेशन है, स्क्वायर को आप जिस नंबर का या जिस जुमले का स्क्वायर हो वही जुमला 2 बार मल्टीप्लाई कर लें। द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर विद इटसेल्फ, किसी भी नंबर का अपने आप से प्रोडक्ट, 2 का 2 से प्रोडक्ट, 2 का स्क्वायर,
3 का 3 से प्रोडक्ट 3 का स्क्वायर, x का x से प्रोडक्ट x का स्क्वायर, a का a से प्रोडक्ट a का स्क्वायर। द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर विद इटसेल्फ इज कॉल्ड स्क्वायर। तो ये देखें स्क्वायर है, इसको खोलेंगे तो एक जैसे नंबर मल्टीप्लाई होंगे, इसको भी खोला तो एक जैसे। तो ये यहाँ पे इसकी रीजन क्या आएगी, बाय डेफिनेशन ऑफ स्क्वायर दैट इज a मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर, या ए स्क्वायर को ऐसे रिवर्स ओपन किया जा सकता है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे पहला जुमला x प्लस 5 है, इसकी पहली रकम x लेके आगे पूरे जुमले से ज़रब करवा दो, इसकी दूसरी रकम 5 लेके आगे पूरे जुमले से ज़रब करवा दो, बड़ी ब्रैकेट लगाएं काम आएगी, माइनस यहाँ भी पहला जुमला x है और यहाँ पहली रकम x है, आगे पूरे जुमले से ज़रब करवा दो, आगे दूसरी रकम -5 है, उसको भी पूरे जुमले से ज़रब करवा दो। तो ये मल्टीप्लिकेशन करवाने वाला जो होता है ना स्टेप, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव शॉर्टकट लिखा, ठीक है, परेशान। आगे फिर ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करने वाला ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, x को x से मल्टीप्लाई इस तरह कर लें, x को 5 से इस तरह से ज़रब कर लें, अब 5 को x से इस तरह ज़रब कर लें, 5 को 5 से सीधा ही ज़रब करें 25, आगे x को x से इस तरह ज़रब कर लें x मल्टीप्लाई, और आगे x को 5 से आप ऐसे ज़रब कर लें, माइनस 5 को x से आप ऐसे ज़रब कर लें, माइनस इंटू माइनस प्लस, 5 को 5 से 25, ऐसे क्या काम किया, दोबारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया। तो आप यहाँ पे लिख लें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पूरा स्पेल। अच्छा अब आगे देखें, x और x ये स्क्वायर कर लेंगे, एक डेफिनेशन स्क्वायर की लगाई है। अब ये देखें ये 5x है ना, तो इसको भी 5x बना दो, x और 5 ज़रब हो गए हैं तो जगह बदल के भी ज़रब करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, प्लस 25, जिनके यहाँ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगाई है। आए वापस x और x, ये x स्क्वायर, और यहाँ पे x और 5 ज़रब हो रहे हैं, इनकी जगह बदल के ज़रब करो तो 5x आ जाएगा, ये तो वैसे 5x है, यहाँ कम्यूटेटिव लॉ लगाया है। लो जी क्या काम किया है, यूजिंग डेफिनेशन ऑफ स्क्वायर यूज़ किया और कम्यूटेटिव लॉ यूज़ किया, यूजिंग या फिर बाय डेफिनेशन ऑफ स्क्वायर दैट इज a मल्टीप्लाइड बाय a स्क्वायर होता है, एंड यूजिंग कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ किया ना यूज हमने। आगे उसके बाद आप देखें एक्स स्क्वायर, इन दोनों में से आप x कॉमन निकाल लें, यहाँ पे भी x स्क्वायर, यहाँ पे x और माइनस कॉमन निकाल लें, तो ये जो कॉमन निकालने वाला चीज़ होती है ना, इसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं। आप यहाँ पे लिख लें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, x कॉमन है तो यहाँ पे 5 बचा, यहाँ भी 5, 5 जमा 5, x कॉमन है 5, माइनस भी कॉमन है, तो माइनस कॉमन है तो पहले 5 आ जाएगा, तो अगले माइनस, ये वाला कॉमन माइनस अंदर वाले माइनस को प्लस कर देगा। आगे आए जी, एक्स स्क्वायर अरिथमेटिक ऑपरेशन, नमाज का 5 और 5 10x जमा 25, उसका जिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत बेसिक है, 5 और 5 10x जमा 25। अब ब्रैकेट को ख़त्म करें, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25। अब यहाँ ब्रैकेट के बाहर माइनस है, इधर कोई अलामत नहीं थी, प्लस समझी जाए, और जब ब्रैकेट के बाहर प्लस हो तो अंदर कोई अलामत चेंज नहीं होती। यहाँ माइनस है, ब्रैकेट ख़त्म करेंगे सारी अलामतें चेंज, एक्स स्क्वायर चेंज हो के माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 10x चेंज हो के प्लस 10x, माइनस 25 चेंज हो जाना है, प्लस 25 चेंज हो जाना माइनस 25 में। अब देख लें जो को कटता काट लें, एक्स स्क्वायर माइनस का प्लस का कट गया, 25 प्लस का, 25 माइनस का कट गया, 10x प्लस का और 10x प्लस का दोबारा इकट्ठा करके लिख दें, इसके दोबारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा ही 10x और 10x 20x कर दें, ठीक है। राइट हैंड साइड आगे लिख लें, हैंस प्रूव्ड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो मुकम्मल हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि प्रूव करना है बाय जस्टिफाइंग ईच स्टेप, यानी कि हर स्टेप की आपने रीज़न बता के ना फिर प्रूव करना है। पार्ट नंबर 1 में लेफ्ट हैंड साइड देखें 4 + 16x/4, इसको राइट हैंड साइड के बराबर साबित करना 1 + 4x, मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली है, अब इसका हम प्रूव करते हैं। स्टूडेंट जब भी स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे ना तो साथ उसकी रीज़न बताते जाएंगे जो काम हमने किया है। इसको मैं 1/4 मल्टीप्लाइड बाय
4 + 16x लिख रहा हूँ। यहाँ पे मैंने क्या काम किया, वो ये काम किया कि a/b को हम 1/b मल्टीप्लाइड बाई a लिख सकते हैं। कैसे देखें, 1 को a से मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा a आ जाएगा और बटे में b। ये रीज़न लिख दें या इसको अल्फाज में लिख दें, प्रोडक्ट ज़रब हो रहा है ना, ये नंबर ज़रब हो रहा है ना फ्रैक्शन के साथ, प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शन रूल, किसी भी फ्रैक्शन को ज़रब करने का रूल है ये। उसके बाद स्टूडेंट आप देखें 1/4, 4 को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई किया और आगे 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 7x है। तो ये ज़्यादा जो इसमें गालिब चीज़ है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, तो आप लिख लेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। उसके बाद आप देखें 1/4 है और ये 4 यहाँ से कॉमन निकालूंगा तो यहाँ पे 1 बच जाएगा, 4 कॉमन है ना, और प्लस की जगह प्लस और आगे 4x। स्टूडेंट ये कॉमन निकाला ना, जब हम ब्रैकेट के अंदर इसको लेके जाएंगे 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस की जगह प्लस, 4 को 4 से करेंगे तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी या फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब देखें ना, एक आपके पास a है, b + c इसके अंदर है ब्रैकेट के, a को आप b के साथ मल्टीप्लाई करो और फिर a को c के साथ मल्टीप्लाई करो। तो क्या किया हमने, लेफ्ट से ब्रैकेट के अंदर a को दाखिल कर दिया, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। तो अगर दाखिल करने के बाद ये जवाब आया तो जब आप कॉमन निकालोगे a को लेफ्ट से तो b, यहाँ से b आ जाएगा और यहाँ पे c, तो ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। कॉमन निकालना हो या ब्रैकेट के अंदर लेके जाना हो, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। देखें यहाँ से कॉमन निकाला है तो रिवर्स करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर लेके जाएंगे, दोनों क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसको आप हटा देंगे सिर्फ समझाने के लिए। अब उसके बाद आप देखो ये 4 और 4 कट जाता है, 1 आ जाएगा। हुआ क्या, देखो स्टूडेंट 1/4 था ना, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 4/1 बटा चेंज कर देते हैं। कोई भी नंबर और उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मल्टीप्लाई करें तो जवाब आता है 1। ओवर में 1 लिखने की जरूरत नहीं है, जवाब क्या आता है 1। 1 मतलब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आता है, ठीक है। तो एक नंबर और उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बदले में आइडेंटिटी देता है, तो क्या हुआ, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी लगाई है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी लिख लें या अकेला इनवर्स तक भी ठीक था। उसके बाद आप देखें ये एक आपके पास बड़ा नंबर है, यह एक्सप्रेशन है 1 + 4x, इसको जब आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे यानी कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो दोबारा ये चेंज नहीं होगा, जो है वही रहेगा। तो यही राइट हैंड साइड है, यानी कि इस एक्सप्रेशन को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 से मल्टीप्लाई किया तो लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब आप देखिए ये राइट हैंड साइड आ गई, आगे लिख दें हैंस प्रूव दैट, बस साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड मैंने ले ली है 6x² + 18x ओवर 3x² - 27 और ये राइट हैंड साइड है। ये समझने से पहले आप देखें ये क्या चीज़ है, x/y। ये जो ओवर है ना, इसके ऊपर जो चीज़ है इसे हम न्यूमरेटर कहते हैं और ओवर के नीचे जो है ये डिनोमिनेटर होता है। और ये जो सारी चीज़ है ना x/y, इसको हम फ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन या कसर बोलते हैं। ये शुमार कनिंदा है, ये मखरज है। अब आप देखिएगा ये 6x² है, इसकी आप फैक्टराइजेशन करें। मैं फैक्टराइज बस x × x² को कर रहा हूँ और 18x की करें तो ये आ जाएगा 6 × 3x, ठीक हो गया। अब यहाँ पे 3 है, x² लिखें, 27 है तो 3 × 9 लिख दें, ये भी फैक्टराइजेशन होगी। हमने क्या काम किया है कि न्यूमरेटर में भी फैक्टराइजेशन की है और डिनोमिनेटर में भी फैक्टराइजेशन की है। फैक्टराइज द टर्म्स रकमें ऑफ न्यूमरेटर
एंड डिनोमिनेटर। न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की जो टर्म है इनको फैक्टराइज किया है। आगे मेरे बच्चों देखो, हमने x और 6 कॉमन लेना है। 6x लिया कॉमन, यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 3, यहाँ पे 3 कॉमन ले लें, ये कॉमन है ना, तो बाकी आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9। ऊपर भी कॉमन लिया, नीचे भी कॉमन लिया, मतलब है कॉमन लेने वाली प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया था ना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। उसके बाद 6x की आप फैक्टराइजेशन करेंगे, 3 मल्टीप्लाइड बाई 2, 7x लगा लें, x प्लस 3, ये 3 का 3 आ जाएगा, x स्क्वायर लिख लें और 9 को आप 3 स्क्वायर लिख लें। हमने क्या किया, न्यूमरेटर में 6x की फैक्टराइजेशन की है, फैक्टराइज द टर्म इन न्यूमरेटर में फैक्टराइज किया है एंड, और इसमें फार्मूला यूज किया है एंड यूजिंग ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड बाय ए इन डिनोमिनेटर। ये क्या चीज़ है, अब आपने जहन में देखे ना, ये एक्स स्क्वायर है ना, इसको आप ऐसे अपने जहन में रखें, एक्स और एक्स मिलके मल्टीप्लाई हो गया एक्स स्क्वायर, ये 9 है ना, तो इसको आप 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, ये काम किया हमने, ये अपने जहन में ही कर लिया, ठीक है, ओके। अब इसको आप मिटा दें। अब आप देखें, आप ऐसा करें, 3 की जगह 3 ले आएँ और 2x और x जमा 3 दो ज़रब हो रहे हैं, इनकी आप जगह बदलें, x जमा 3 ज़रब 2x ऐसे कर लें, ज़रब 2x ऐसे कर लें, ठीक है। ऊपर क्या किया, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगाई है, 2x और x जमा 3 की आपस में ज़रब जगह बदली है। नीचे आप क्या करेंगे, एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो लगाएंगे, एक बार इनको आप प्लस कर लें और एक बार माइनस कर लेंगे। यूजिंग कम्यूटेटिव लॉ इन न्यूमरेटर एंड फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इन डिनोमिनेटर, ठीक हो गया। उसके बाद आप देखें, इसको इसके साथ काट लें, इसको इसके साथ काट लें, 1 आ गया, ये डिवीजन प्रॉपर्टी है, तो बाकी क्या रहेगा, 1 मल्टीप्लाइड बाई 2x ओवर x माइनस 3, हमने डिवीजन प्रॉपर्टी लगाई है, DIVISION डिवीजन प्रॉपर्टी लगाई है। ये क्या होती है, एक जैसी रकमें डिवाइड होने के बाद कैंसिल होकर जवाब 1 आता है। ये देखें, 3 और 3 कैंसिल होकर 1 आ गया, x प्लस 3 से कैंसिल होकर 1 आ गया। आप देखिएगा 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, 2x से मल्टीप्लाई हो के 2x ओवर x माइनस 3 लिखेंगे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। और ये एक ध्यान ऊपर लगाएं तो राइट हैंड साइड आ गई, तो आपने लिख देना है लास्ट पे, हैंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। पॉइंट नंबर 3 में देखें, लेफ्ट हैंड साइड है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 और ओवर में एक्स स्क्वायर माइनस 3x, बुक पे माइनस 10 नहीं है, सही कर लें आप, माइनस 10 है यहाँ पे, इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 ओवर एक्स माइनस 5। लेफ्ट हैंड साइड मैंने ले ली एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 और एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। यहाँ पे न्यूमरेटर में भी मैं ये जो दरमियान वाली रकम है ना 7x, इसको ब्रेक करूँगा, और डिनोमिनेटर में ये जो 7 सेंटर वाली रकम है माइनस 3x, इसको ब्रेक करूँगा। इसको फैक्टराइजेशन करना कहते हैं। तो ये देखें, एक्स स्क्वायर प्लस 5x
प्लस 2x प्लस 10। देखिए 5x और 2x दोबारा 7x आता है, 5 और 2 को ज़रब करें तो 10 आता है, तो 7x और x को ज़रब करें तो x स्क्वायर आता है, 10 और x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करके 10x स्क्वायर आता है। ये फैक्टराइजेशन है चैप्टर नंबर 4 के हवाले से। आगे इसी तरह इसको करें, एक्स स्क्वायर माइनस 3x को करेंगे आप दो पीस इसके, तो ये आ जाएगा -5x और प्लस 2x, आगे -10। क्या किया, ये दरमियान वाली रकम को तोड़ा है बाय ब्रेकिंग द मिड टर्म ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। उसके बाद फैक्टराइजेशन है, ये 7x के दो पीस किए हैं और -3x के भी दो पीस किए हैं। अब कंडीशन होती है दो पीस कैसे करने हैं, जिनको आपस में जमा करें तो दोबारा 7x आ जाए, आपस में मल्टीप्लाई करें तो पहली और आखिरी रकम का प्रोडक्ट आपको पता है 10x स्क्वायर है, पहली और आखिरी रकम का प्रोडक्ट 10x स्क्वायर है। उन्हीं दो पीस को मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाए, तो देखिए मल्टीप्लाई कर लें, 5 2 बार 10, x और x मल्टीप्लाई हो गया x स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह ये दो पीस हैं -3x के, इनको आप जमा करें, -5x और प्लस 2x को जमा करें तो -3x, एक शर्त पूरी हो जाएगी। इनको मल्टीप्लाई करें तो -10 और x को मल्टीप्लाई करें ना तो -10x स्क्वायर है, तो इनको भी मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आना चाहिए प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लाई होने के बाद 2 5 10 x इंटू एक्स, ये दूसरी शर्त भी पूरी हो गई। मल्टीप्लिकेशन, ये फैक्टराइजेशन की अगर आपने डिटेल लेनी है तो चैप्टर नंबर 4 जो है उस पर जाएंगे, हम करेंगे इंशाल्लाह। अब उसके बाद ये दो दो रकमें ले लें, इसमें से भी कॉमन निकालें, x कॉमन है, x प्लस 5 आ जाएगा, यहाँ से भी 2 कॉमन निकाल लें, x प्लस 2 5 10, कॉमन वही निकलता है जिसमें पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। 2 कॉमन निकलेगा मतलब 2 एक बार 2 2 5 बार 10। यहाँ से भी कॉमन निकालें, x है तो x स्क्वायर है तो एक x कॉमन है तो एक रह जाएगा, x कॉमन है तो 5 आ गया, 2 कॉमन x 2 5 बार 10, कॉमन निकालने को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। एक बार फिर कॉमन हो जाए, ये चीज़ कॉमन आ जाएगी, ये राइट साइड पे कॉमन निकालेंगे ना इस चीज़ को, तो यहाँ पे x बच गया और यहाँ पे 2 बच गया। इसी तरह यहाँ पे x -5 राइट साइड पे कॉमन निकालो तो यहाँ पे +2 बच गया और यहाँ पे x +2 यहाँ और x दोबारा कॉमन निकाला है तो दोबारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग गया। कॉमन निकालने के मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा रहे हैं। अब आप देखें ये दोनों कैंसिल हो जानी है, ठीक हो गया, तो इसका आंसर 1 आना है, x + 5 ओवर x - 5। तो मेरे स्टूडेंट्स डिवीजन प्रॉपर्टी है, डिवीजन प्रॉपर्टी क्या होती है, a ओवर a, एक जैसी रकमें डिवाइड होकर 1 आ जाता है, 1 मीन मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी से सारे जुमले से मल्टीप्लाई होकर दोबारा जुमला आ जाएगा x + 5 ओवर x - 5, लिख लें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये आगे राइट हैंड साइड आ गई x + 5 ओवर x - 5, लिख लें हैंस वेरीफाइड या प्रूव्ड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम एक एग्जांपल है इससे रिलेटेड वो करेंगे, एग्जांपल नंबर 10। पेज नंबर है जी मेरे पास 157। एग्जांपल में 45x + 15 ओवर 15 इज इक्वल टू 3x + 1। कहता है प्रूव डैट 45x + 15 ओवर 15 इज इक्वल टू 3x + 1 बाई जस्टिफाइंग ईच स्टेप। हर स्टेप की जस्टिफिकेशन दे रही है। तो क्वेश्चन नंबर 9 की तरह की एग्जांपल है, करते हैं जी। पहले हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है 45x + 15 ओवर 15। सबसे पहला स्टेप जो मैं करने जा रहा हूँ, पहले भी किया 1 ओवर 15 मल्टीप्लाइड बाय 45x + 15। तो ये आप देखिएगा, ये मैंने क्या काम किया है, a ओवर b को हम 1 ओवर b मल्टीप्लाइड बाय a लिख सकते हैं। देखें ना, a ओवर b को लिख सकते हैं, क्यों,
ए को 1 से मल्टीप्लाई किया तो दोबारा ए आ गया, बटे की जगह बटा, बी की जगह बी। इस चीज़ को हम कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शन रूल। ये वाली चीज़ लिख लें या ये जुमला इंग्लिश वाला लिख लें, प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शन रूल। दोनों इकट्ठे लिखने की जरूरत नहीं है, दोनों में से एक ले लेना आपने, ठीक है। आगे आ जाएगा 1/15 मल्टीप्लाइड बाय, ये 15 है तो ये इसकी फैक्टराइजेशन करें, 15 3 दा 45 7x, आगे 15 1 दा 15। ये 1 पे ज़्यादा नज़र टिका के रखे, 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है तो आप समझे कि आपने मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी लगाई है। इसमें ये भी कवर हो जाएगा वैसे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ओके, अब आप 1/15 इधर रखें और 15 कॉमन निकालने वाली प्रॉपर्टी मेरे बच्चों मैंने आपको बताई है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो ये आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लिख लो या लॉ लिख लो, दोनों ठीक है। अब आप देखें 1/15 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है 15, ऐसे है ना, 1/15 है ना, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा 15/1, तो हम ओवर 1 नहीं ना लगाते, तो 1/15 का मल्टीप्लिकेटिव 15 आ गया, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ गई। तो ये देखें आ गया 1, हुआ क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी लगाई है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स अकेला लिख लें, साथ प्रॉपर्टी लिखना तो वो भी चल जाएगा। अब ये 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, किसी भी एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई होगी तो दोबारा एक्सप्रेशन आ जाएगा 3x + 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। और आप एक नज़र ऊपर देखें, राइट हैंड साइड आ गई 3x + 1, hence proved that left hand side is equal to right hand side। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 और उससे रिलेटेड एग्जांपल नंबर 6 करने के लिए आपको दो डेफिनेशनें आनी चाहिए, एक ऑड नंबर की डेफिनेशन और एक इवन नंबर की डेफिनेशन। आप कहेंगे कि सर हमें ऑड नंबर का पता है, ये कौन से होते हैं, तो मुझे भी पता है, +-1 +-3 +-5 एंड सो ऑन, जो 2 पे पूरे तकसीम नहीं होते। और आप कहेंगे सर हमें इवन नंबर का भी पता है, तो मैंने कौन सा इनकार किया, 0 +-2 +-4 +-6 एंड सो ऑन। ऑड नंबर जो होते हैं जो 2 पे पूरे तकसीम नहीं होते, इवन नंबर 2 पे पूरे तकसीम हो जाते हैं। चलो एक सेट और लिख लो अपनी सहूलत के लिए, सेट ऑफ इंटीजर, ये होता है 0 +-1, प्लस का 1b और माइनस का 1b, प्लस का 2b और माइनस का 2b, +-3 एंड सो ऑन। ये थे सेट। अब ऑड नंबर का जो सेट है उसकी एक जर्नल से डेफिनेशन बनानी है, वो आपने रट्टा मार लेना है, x = 2k + 1 वेयर k बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर। ये आपने याद कर लेनी है कि 2k + 1, k की जगह कोई m लगा दे तो 2m + 1, यानी कि +1 लाजमी हो, 2n + 1, 2x + 1, 2y + 1, जो भी है ये k बिलोंग यहाँ पे आ जाएगा, सेट ऑफ इंटीजर को बिलोंग करता है। इसी तरह से जब आपने सेट ऑफ इवन नंबर की तरफ देखना है तो एक डेफिनेशन ये वाली, इसको रट्टा मारना फार्मूले को, x = 2k वेयर k बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर। सेट ऑफ इंटीजर कौन से होते हैं, 0 +-1 +-2 एंड सो ऑन। अच्छा जी, ये याद करेंगे ना तो ये क्वेश्चन आपको आ जाने हैं 10, 11, 12 और एग्जाम्पल। अब देखें मैं आपकी दिलचस्पी के लिए ना यहाँ पे के चूँकि जी को बिलोंग करता है तो यहाँ से पहला नंबर मैं ना के की जगह पे 0 लगाता हूँ, फिर मैं के की जगह पे 1 लगाऊंगा, फिर मैं के की जगह पे -1 लगाऊंगा, फिर मैं के की जगह पे -2 लगाऊंगा, फिर मैं के की जगह पे +2 लगाऊंगा। हल करो जी, ये 2 0 बार 0 जमा 1 आ गया, 2 1 बार 2 और 1 जमा किया तो 3 आ गया, 2 को -2 से ज़रब किया, -2 जमा 1 -1 आ गया, 2 को -2 से ज़रब किया, -4 जमा 1 -3 आ गया, और 2 2 बार 4 और 1 5 आ गया। अब आप देखो ना, ये पुट करने के बाद आपके पास +1 भी आ गया, -1, ये देखिए +-1 आ गया, +3 भी आ गया और
इसी तरह आगे पुट करते जाएंगे तो ये आपके पास ऑड नंबर आते जाएंगे। ये देखिए इसका मतलब है फिर ये जो फार्मूला ये करेक्ट है। यहाँ भी आपकी दिलचस्पी के लिए x बराबर के की जगह पे आप पहले 0 लगा लो, फिर के की जगह पे 1 लगा लेना, फिर -1 लगा लेना, फिर 2 लगा लेना और फिर -2 लगा लेना। फिर देखना रिजल्ट क्या आता है, 0 2 -2 4 -4, यानी कि के की जगह पे ये +-1 0 और +-2 लगाए हैं तो ये आपके पास आ गए हैं इवन नंबर 0 आ गया, +2 और -2 भी आ गया, ठीक हो गया, +4 और -4 इसी तरह आगे पुट करते जाएंगे और ये आते जाएंगे। लेकिन स्टूडेंट्स ये तो आपकी दिलचस्पी के लिए था, लेकिन जो मेन टारगेट है ये फार्मूला है, ऑड नंबर का फार्मूला इस शक्ल का होगा, x = 2k+, यानी कि +1 उसमें ऐड हो रहा होता। और इवन नंबर का जो फार्मूला है वो इस शक्ल का होगा, x = 2 टाइम्स k की जगह वो मुख्तलिफ चीज़ें लिख सकता है, m n जो भी वो क्वेश्चन की नोयत के मुताबिक। आज चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। कहता है कि सपोज x इज एन इंटीजर, x एक इंटीजर है, कोई भी इंटीजर हो सकता है, यहाँ से कोई लेता है इंटीजर, प्लस भी हो सकता है माइनस भी, लेकिन कहता है कि इफ x इज ऑड एज गिवन, हाल शुरू हो गया, x इज ऑड, x ऑड का मतलब है कि x जो है यहाँ में लिखें बाय डेफिनेशन ऑफ ऑड नंबर्स, तो डेफिनेशन कहती है x = एक अंक से देखें 2k+1 वेयर k बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर। आगे कहता है देन 9x + 4 इज ऑड, we have to prove that 9x + 4 is odd। फॉर दिस, इस मकसद के लिए आपने क्या करना है, क्योंकि x ऑड इंटीजर है ना, तो आपने सिंपल x की जगह पे ऑड इंटीजर का या ऑड नंबर का जो डेफिनेशन है वो लिख लें, 2k+1 और आगे 9 की जगह 9, x की जगह 2k+1, प्लस की जगह प्लस और आगे 4, तो ये आ जाएगा 9 2 बार 18 के, 9 1 बार 9 और 4 अलहदा से 18 के, 9 और 4 13 होता है, 18 के 13 को तोड़ दो, 12 + 1। अब आप कहेंगे तोड़ा क्यों है, इसका जवाब अभी दूंगा। यहाँ इन दोनों में से 2 निकालो कॉमन, 2 9 बार 18 जमा 2 6 बार 12 जमा 1। अगर इसकी जगह पे मैं कोई जर्नल m लिख दूं +1 और ये शक्ल एक ही चीज़ है, देखो यहाँ भी 1 ऐड हो रहा है, यहाँ भी 1 ऐड हो रहा है, ये वाली चीज़ भी 2 का मल्टीपल है, ये वाली चीज़ भी 2 का मल्टीपल है। अगर ये ऑड नंबर की डेफिनेशन है तो फिर ये भी ऑड नंबर की ही डेफिनेशन है। आगे लिखें वेयर m = 9k + 6 एंड m बिलोंग टू z। यहाँ पे आप 9x + 4 9x + 4 9x + 4 लिखते जाएं। अब देखें विच इज, इसके बाद ऑड, प्रूव हो गया, प्रूव्ड, साबित हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो भी इधर ही कर लें, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी की कॉपी करूंगा। आगे कहता है कि सपोज x इज एन इंटीजर और x क्या है, ऑड है, x क्या है, ऑड, एज गिवन x इज ऑड, ऑड है तो डेफिनेशन लिख लो, ये जो मैंने लिखवाई है, बाय डेफिनेशन ऑफ ऑड नंबर्स x = 2k+1 वेयर k बिलोंग टू z। अब आगे क्या करना है, बुक पे देखें, कहता है कि देन 7x + 5 इज इवन, वी हैव टू प्रूव दैट क्या 7x + 5 इज इवन, 7x + 5 इज इवन। इस मकसद के लिए क्या करना आपने, 7x + 5 लिख के x की जगह पे ऑड पुट कर देना है, 2k + 1
आगे प्लस देखें 7 की जगह 7, एक्स की जगह वो पुट कर दिया, प्लस की जगह प्लस, 5 की जगह 5। अब इसको हल करके तो क्या आना चाहिए, इवन आना चाहिए। करें हल। 7 2 बार 14, 7 के 7 1 बार 7 और 4 आगे 5 है, 14 के जमा 7 और 5 12, यहाँ से 2 कॉमन निकालो, ये आ जाएगा जी 2 7 बार 14, 2 6 बार 12। आप सीधा सीधा इसकी जगह पे m रख दो। आप देखो ये m रखने से ये शक्ल जो है ये आ गई है, इवन नंबर वाली शक्ल आ गई है। तो वेयर m इज इक्वल टू 7k प्लस 6 एंड m बिलोंग टू, वो कंडीशन है सेट ऑफ इंटीजर को, और ये क्या चीज़ आई है, विच इज इवन नंबर या इवन, हैंस प्रूव्ड। अच्छा ये वाली चीज़ साथ साथ लिखते जाएं, ये इससे कोई मसला नहीं है। 7x प्लस 5 ना, साथ साथ क्वेश्चन किया आप इसको चलाते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 के जो हैं वो 2 पार्ट हैं। पार्ट नंबर ए देखिएगा, प्रूव द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कहता है कि इफ x इज एन ऑड इंटीजर, x क्या है, ऑड इंटीजर है, एज गिवन x इज ऑड इंटीजर। तो साथ ही लिख लें फिर बाय डेफिनेशन ऑफ ऑड नंबर्स। तो डेफिनेशन यहाँ से चोरी कर लें, x बराबर 2k प्लस 1, 2k प्लस 1, और साथ याद भी कर लें k बिलोंग टू z। आगे कहते हैं कि देन शो डैट, तब साबित करना है कि इट इज, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इज ऑड। वी हैव टू प्रूव दैट, वी हैव टू प्रूव दैट एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इज ऑड। बहुत ही आसान। फॉर दिस, इस मकसद के लिए आप क्या करोगे, आप ये वाला लिख के ना एक्सप्रेशन बड़ा सा 4x प्लस 6, x की जगह पे वो पुट कर दो, क्योंकि x उसने कहा ना इंटीजर है ऑड वाला, तो x की जगह पे पुट कर दो 2k प्लस 1, इसका स्क्वायर 4 का 4, x की जगह पे दोबारा 2k प्लस 1 प्लस 6, ये फार्मूला खोल लो, a प्लस बी होल स्क्वायर है ना, तो ये फार्मूला दिखा रहा हूँ a प्लस बी होल स्क्वायर, ये इस तरह से खोल लो, a स्क्वायर थोड़ी सी दूर जाके बी स्क्वायर प्लस ये वाला 2 लिख के तो मल्टीप्लाइड बाय दोनों टर्म्स a और पहली और दूसरी, ठीक है। ये खोलें जी 2k स्क्वायर और थोड़ी दूर जाके प्लस 1 स्क्वायर, दरमियान में प्लस है तो प्लस, ये तीनों को मल्टीप्लाई कर लें, 2 और 2k और 1 को मल्टीप्लाई करें, आगे इसको 4 को ले जाएं अंदर, 4 टू द 8 के साथ माइनस है, माइनस बाहर है तो अंदर अलामत चेंज करेगा, 4 1 बार 4 और आगे जमा 6, ये आ जाएगा 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा, k स्क्वायर की जगह k स्क्वायर, 2 2 बार 4, 4 1 बार 4, साथ k लगा हुआ है, 1 स्क्वायर 1 के बराबर, माइनस 8k, और 6 में से 4 निकालें तो जमा के 2, ठीक हो गया। अब यहाँ से देखें 4k की 2 तरतीब लगा लो, माइनस 8k प्लस 4k और 2 और 1 3 जमा हो गए, ये आ गया 4k स्क्वायर, माइनस 8k में से जो निकालो यहाँ पे ना माइनस 8k जमा 4k, बच्चों 4k कामन आया, 8 में से 4 निकाला, 4 बड़ी रकम 8 है तो उसके साथ मनफी अलामत, तो जवाब मनफी, आ गया मनफी 4k जमा 3। अब स्टूडेंट इसको आप करो 4k स्क्वायर माइनस 4k प्लस, रुक गया हूँ, आपने क्या साबित करना, ऑड। ऑड की शक्ल देखो, शक्ल है कि इसमें 1 ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे 1 बनाने लगा हूँ, 3 का 1 बना दूँ ऐसे करके, ये 1 बन गया, 2 प्लस 1 3, इसमें से एक आधी शक्ल तो बन गई है ना 1, और आधी शक्ल रहती है 2k वाली, तो यहाँ पे 2 कॉमन निकालो, 2 2 बार 4 7 k स्क्वायर, 2 2 बार 4 7 k, 2 1 बार 2, इसकी जगह लगाओ m प्लस 1, वेयर m बराबर है ए वाली चीज़ 2k स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1 एंड m बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर नंबर।
अब आप देखें ये कौन सी शक्ल है, यहां से देखें पहचाने, +1 ऑड में +1 है या इवन में +1 है, ऑड में, और दूसरा k2 का मल्टीपल, k के पीछे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ देखें +1 है और m के पीछे 2 मल्टीप्लाई, तो ये ऑड वाले की शक्ल है। तो उसने भी कहा था कि हमने क्या साबित करना, ऑड विच इज ऑड, हैंस प्रूव्ड। और ये वाली चीज़ लास्ट पे यहाँ पे लिख लें, x² - 4x + 6, यहाँ आपने खुद लिख लेनी है। अब हम पार्ट नंबर बी करेंगे। पार्ट नंबर बी में कहता है कि इफ़ x इज़ एन इवन इंटीजर, लिख लो एज गिवन x इज़ एन इवन इंटीजर, साथ ही लिख लो बाय डेफिनेशन ऑफ इवन नंबर। इवन नंबर की डेफिनेशन कहाँ है, ये है 2k वाली, x = 2k वेयर k बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर। ये डेफिनेशन काम आएगी आगे बुक पे। आगे कहता है कि देन शो दैट x² + 2x + 4 इज इवन। वी हैव टू शो दैट या प्रूव दैट, शो दैट x² + 2x + 4 इज इवन। इवन साबित करना ये टारगेट है जी। इवन साबित करने का मतलब है कि ये शक्ल लेके आएंगे, अभी लेके आएंगे। फॉर दिस, इस मकसद के लिए आपने क्या करना है, ये वाला सारा का सारा पोलिनोमियल लिख लें यहाँ पे, x² + 2x + 4, x किसके बराबर है, 2k के बराबर, 2k रख लो यहाँ पे, फिर 2 और x की जगह पे फिर 2k रख लो, और +4 क्या किया, ये जुमला लिख के ना x की जगह पे 2k पुट कर दिया, फिर आगे x की जगह पे 2k कर दिया, बाकी +4 की जगह +4। इसको हल करो, 2² 4 होता है, k² आ जाएगा, 2 2 = 4, 7k + 4। तो स्टूडेंट्स अभी तो ये शक्ल नहीं बनी, इवन वाली शक्ल नहीं बनी, नहीं ना बनी, इसमें 2 है पीछे, तो 2 लाएं, इसको 2 कॉमन निकालो, क्या होता है, 2 2 बार 4 7k², 2 2 बार 4 7k, 2 2 बार 4, ये 2 लिख के इसको आप m लिख लो। तो बताओ इवन वाली शक्ल बनी है या नहीं बनी, बन गई है ना। तो साथ थोड़ा सा लिख लो, वेयर m = इसकी जगह m लिखा है ना, 2k² + 2k + 2 एंड m बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर्स। ये क्या है, ऑड है या इवन, विच इज इवन, हैंस प्रूव्ड। तो ये वाली चीज़ लास्ट पे भी लिख लो, x² + 2x + 4। अब हम एग्जाम्पल की तरफ जाएंगे। स्टूडेंट्स एग्जाम्पल नंबर 6 है, पार्ट नंबर ए है, कहता है प्रूव द फॉलोइंग मैथमेटिकल स्टेटमेंट। पार्ट नंबर ए में कहता है कि इफ x इज एन ऑड इंटीजर, बताता है कि x क्या है, ऑड इंटीजर। एज गिवन x इज ऑड इंटीजर। अगर ऑड इंटीजर है तो ऑड की डेफिनेशन ये है आपके पास, बाय डेफिनेशन ऑफ ऑड नंबर, ऑड नंबर्स x = 2k + 1 वेयर k बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर्स। ये डेफिनेशन है। अगला हिस्सा क्या कहता है, बुक पे देखते हैं। देन शो दैट x² इज आल्सो एन ऑड इंटीजर। वी हैव टू शो दैट x² इज ऑड इंटीजर। ये है जी, ऑड साबित करना है, मतलब कि इस शक्ल की चीज साबित करनी है। चलें देख लेते हैं जी, आगे लिखेंगे फॉर दिस, इस मकसद के लिए x² लिख के यहाँ पे x की जगह पे आप 2k + 1 कर लें, x की जगह पे ये वाला इंटीजर जो ऑड है वो कर लिया, स्क्वायर की जगह स्क्वायर, ये फार्मूला खोल लें, 2k² और थोड़ा सा दूर करके 1², और इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लें, 2 × बाकी 2 जो ब्रैकेट के अंदर है वो भी साथ शामिल कर लें, ठीक है। 2² 4 होता है, k², 2 2 बार 4 7k आ जाएगा, और 1 का 1
देखो स्टूडेंट, आधी चीज़ तो मिल गई, +1 मिल गया ना आर्ट का। बाकी बाकी क्या रहता है, आर्ट का 2 रहता है। तो यहाँ पे 2 कॉमन निकाल के तो मसला हल कर लो। 2 2 बार 4 7 के स्क्वायर, 2 2 बार 4 7 के +1, 2 का 2 यहाँ पे इसकी जगह पर m लिखो +1। तो ये हू बहू शक्ल आर्ट इंटीजर की है। तो वेयर ऐसे भी लिख सकते हो 2k + 2k बराबर m के एंड m बिलोंग टू z, या फिर जैसे पहले m लिखा था पहले, तो यहाँ पहले भी m लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो ये क्या है, इवन है या ऑड? ऑड आ गया तो ऑड ही साबित करना था, विच इज ऑड, हैंस प्रूव्ड। यहाँ पे आप x² लिखते जाएं, ठीक है। अब हम पार्ट नंबर बी करते हैं। पार्ट नंबर बी में कहता है कि द सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स इज एन इवन नंबर। ये साबित करना है, 2 ऑड नंबर ले लेने हैं। वी हैव टू प्रूव दैट, वही लिख दे जो बुक पे है, क्या, द सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स, द सम ऑफ 2 odd numbers is an even number, is an even number। अच्छा जी, आठ नंबर आप कोई से 2 लेने हैं, कहता 2 आठ नंबर, तो मैं लिखता हूं लेट x इज इक्वल टू 2m + 1 एंड y इज इक्वल टू 2n + 1। मैंने m और n यूज़ किया है, बुक वाले ने k और n यूज़ किया है। बेटे दोनों में कोई इशू नहीं है। हाँ, डेफिनेशन पे पूरा उतरते हैं। 2 मल्टीपल हो रहा है +1 है, यहाँ भी 2 मल्टीपल हो रहा है +1 है। और आगे m, वहाँ पे कहते थे k बिलोंग टू z है, इसके लिए m बिलोंग टू z और इसके लिए n बिलोंग टू z, वेयर m एंड को छोड़ें कामा बिलोंग टू z। अब टारगेट क्या है, सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स, सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स, ये आ जाएगा बराबर x + y, x प्लस, यहाँ इसके बाद ये लिख लें आप, ये हो गया सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स, ये हेडिंग ही हो गया x + y। x क्या है 2m + 1, प्लस की जगह +y क्या है 2n + 1। इनको ऐड करें, ब्रैकेट ख़त्म करें, 2m + 1, बाहर प्लस है अंदर कुछ नहीं होने वाला, +1, 2m + 2n, 1 और 1 ऐड करें 2 आ जाएगा, 2 कॉमन निकाल लो, m + n + 1 आया। बच्चों इसकी जगह पे आप ना क्या लगाना है, लगाओ k लगाओ, वेयर k इज इक्वल टू m + n + 1 एंड k बिलोंग टू z। देखो बच्चों ये 2k कौन सी शक्ल है, इवन वाली शक्ल है या ऑड वाली? इवन वाली है 2k, तो उसने यही कहा था सम ऑफ 2 ऑड नंबर इज इवन नंबर। तो इवन नंबर वाली शक्ल 2k है, तो यहाँ पे लिख लें विच इज इवन, हैंस प्रूव्ड। और ये चीज़ आप x + y, और यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स। तो ये था हमारा पार्ट नंबर 2। स्टूडेंट्स एग्जाम्पल नंबर 7 पे, नंबर 154 पे और क्वेश्चन नंबर 13 दोनों सेम है, बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। ये डी मॉर्गन्स के लॉ हैं। ये पहला लॉ मैंने लिखा है A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। प्रूव डैट, ये कोई भी 2 नॉन एम्प्टी सेट A के लिए ये मैंने प्रूव करना है स्टूडेंट। इसमें चंद बातें आपने याद रखनी है। एक तो आपको सब सेट का कंसेप्ट आना चाहिए कि पहले सेट के अगर सारे एलिमेंट दूसरे सेट में मौजूद हैं तो पहला दूसरे का सब सेट होता है। एक आपको कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन आनी चाहिए। कोई भी सेट कॉम्प्लीमेंट लेती है ना, अगर A कॉम्प्लीमेंट है, यूनिवर्सल सेट में से A को निकाल दें, यानी कि A वाले शामिल नहीं होंगे, बाकी शामिल होंगे। मतलब जैसे ये है ना A कॉम्प्लीमेंट, तो U - A का मतलब है U वाले शामिल होंगे लेकिन A वाले शामिल, यानी कि वो वाले एलिमेंट जो U में हों और A में ना हों, यानी कि A वाले
नहीं शामिल होंगे। इस तरह से ये दो चीज़ें याद रखनी है। ये मैं आपके सामने साबित करना हूँ, आपने इसको इंजॉय करना है। मैं एक एलिमेंट ले लेता हूँ, मैं कहता हूँ फ़र्ज़ किया कोई एक एलिमेंट एक्स है, वो बिलोंग कर रहा है ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट को, ठीक है। अगर कम्प्लीमेंट को बिलोंग कर रहा है, फॉर एग्जांपल एक एलिमेंट है वो ए कम्प्लीमेंट को बिलोंग करता है, तो मैं कहता हूँ कि वो एलिमेंट जो है वो ए को बिलोंग नहीं करता। आप कहेंगे सर कैसे? मैं कहूँगा इसकी डेफिनेशन देखो कि ए कम्प्लीमेंट वो होता है जो यू में हो और ए में ना हो। तो वो एलिमेंट ए कम्प्लीमेंट में होने का मतलब ये है कि यू में है लेकिन ए में नहीं है, तो लिहाजा मैंने डेफिनेशन के मुताबिक सही लिखा है। तो ये लिख दूंगा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। अगर ए यूनियन बी को नहीं बिलोंग करता ये डज नॉट, तो फिर वो ए में भी नहीं है और बी में भी नहीं है। अगर ए में नहीं है तो फिर वो ए कम्प्लीमेंट में होगा, और अगर बी में नहीं है तो वो फिर किस में होगा? बी कम्प्लीमेंट में, क्योंकि डेफिनेशन यही है कि बी कम्प्लीमेंट का मतलब है यू माइनस बी। तो अगर वो बी में नहीं है तो फिर किस में होगा? बी कम्प्लीमेंट में होगा, ठीक है। अब आप देखें, आप एलिमेंट ले रहे हैं पहले का तो वो आ जाना दूसरे में, तो ये आप इसको ऐसे लिख लें एक्स बिलोंग्स टू ए कम्प्लीमेंट में भी है और बी कम्प्लीमेंट में भी है। अब आप देखें, आपने एलिमेंट लिया था ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट का, आ गया वो एलिमेंट किसका? ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट का। मतलब क्या है? एक्स कोई एक एलिमेंट था, बट जो हमने एक्स लिया था जो ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट को बिलोंग करता इज एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट। कोई भी एलिमेंट था, आप देखो बच्चों, एक एलिमेंट लिया है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में, आ किस में गया है? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में आ गया है। मतलब है कि वो एलिमेंट इसमें भी है और इसमें भी है, तो पहले इसका जिक्र था तो फिर पहले वाला इसका सबसेट बनेगा। देयरफॉर ये वाला ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट सबसेट है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसको आप नंबर 1 कह लें। आल्सो अब हम क्या करेंगे? इसका एलिमेंट लेट कर लेंगे, लेट वाई बिलोंग टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसका लेट कर लेते हैं और आ इसमें जाना उसने। ये देखें, वाई बिलोंग टू ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि ए कॉम्प्लीमेंट में भी है और बी कॉम्प्लीमेंट में भी है। इसका मतलब है कि ये ए में भी नहीं है और बी में भी नहीं है, डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट के मुताबिक। आगे चलते हैं, तो अगर ये फिर इसका मतलब हुआ कि y जो है ए यूनियन बी में भी नहीं है, तो फिर y ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में होगा। तो यहाँ से देखें, लिया था एलिमेंट ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में, आ गया ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट में, तो लिहाजा वो जो पहला सेट था ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये सबसेट हो गया ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट का। इसको नंबर 2। अब देखें, इक्वल सेट की डेफिनेशन में यहाँ पे अप्लाई करने लगा हूँ 1 पे और 2 पे। दो सेट इक्वल होते हैं जब उनके एक दूसरे के वो सबसेट होते हैं। अगर ये सबसेट होगा बी का, मतलब है कि ए के सारे एलिमेंट बी में मौजूद हो, और बी सबसेट हो ए का, बी के सारे एलिमेंट ए में हो, तो दोनों बराबर ही होते हैं। फ्रॉम 1 and 2 देखें, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट सबसेट है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का, और ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट सबसेट है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट का। दोनों एक दूसरे का सबसेट है, लिहाजा ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, हैंस प्रूव्ड। एग्जाम्पल में हमने पहला डी मॉर्गन लॉ जो है वो वेरीफाई किया था, और क्वेश्चन नंबर 13 में दूसरा कर रहे हैं। मैंने कहा था कि आपने क्या करना है कि कॉम्प्लीमेंट का कंसेप्ट आपके पास होना चाहिए और सबसेट का होना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट का कंसेप्ट ये है कि किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट लेना हो तो यू में से ए माइनस कर देते हैं, ठीक है। और एक सबसेट होता है कि अगर पहले सेट के सारे एलिमेंट दूसरे में पाए जाएं तो पहला दूसरे का सबसेट होता है। अगर दूसरे के सारे पहले में पाए जाएं तो दूसरा पहले का सबसेट बन जाएगा। अगर एक सेट दूसरे का सबसेट और दूसरा पहले का सबसेट हो तो दोनों आपस में बराबर होते हैं। एग्जांपल ले लो,
एक सेट आपके पास 1 2 3 है छोटा सा, और एक सेट आपके पास दोबारा 1 2 3 है। आप देखिए पहले के सारे एलिमेंट दूसरे में है तो पहला सबसेट हुआ दूसरे का, दूसरे के भी सारे पहले में है तो दूसरा हुआ पहले का सबसेट। जब दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं तो दोनों बराबर हैं 1 2 3, और ये भी 1 2 3। ये कंसेप्ट आपने याद रखना है। और अब हम जा रहे हैं क्वेश्चन के अंदर दाखिल होने लगे हैं। स्टार्ट करते हैं जी। आपने एक एलिमेंट सेलेक्ट कर लिया, एक एलिमेंट है, ये कोई आज़ाद एलिमेंट है, कोई भी हो सकता है। आपने एलिमेंट ले लिया ए इंटरसेक्शन बी सारे के कॉम्प्लीमेंट में। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन है, अगर एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी के सारे के कॉम्प्लीमेंट में है तो वो एलिमेंट जो है वो ए इंटरसेक्शन बी में नहीं होगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन यही थी ना कि u माइनस ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि जो u में हो और इसमें ना हो वो एलिमेंट अगर कॉम्प्लीमेंट होगा ना, एलिमेंट कॉम्प्लीमेंट के अंदर होगा तो वो एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी में नहीं होगा डेफिनेशन के मुताबिक। अब देखें अगर एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी में नहीं है तो फिर वो एलिमेंट ए में भी नहीं है और वो एलिमेंट बी में भी नहीं है। अगर ए में नहीं है तो फिर वो ए कॉम्प्लीमेंट में होगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन यही होती है कि ए में नहीं है वो, यानी कि यू में है और ए में अगर नहीं है तो फिर वो ए कॉम्प्लीमेंट में होगा। इसी तरह अगर वो बी में नहीं है तो किस में होगा, बी कॉम्प्लीमेंट में होगा। अब इसको इकट्ठा करके लिखें, x बिलोंग टू ए कॉम्प्लीमेंट एंड को आप यूनियन करके लिख लें, यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। आप देखें आपने लिया था एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट में, आ किस में गया, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में। साथ एक चीज़ लिख लें, बट x इज एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट। आर्बिट्रेरी एलिमेंट का मतलब है कोई भी एलिमेंट हो सकता है। एक्स से मुराद सारे ही एलिमेंट हैं एक साथ के, तो सारे एलिमेंट जो इसके लिए थे और वो सारे एलिमेंट इसमें आ गए, पहले सेट में लिए थे और किसमें आ गए, दूसरे में सेट में आ गए। देयरफॉर इसलिए पहला सेट ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट सब सेट हो गया दूसरे सेट का ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, इसको आप नंबर 1 कह लें। अब आप करेंगे लेट, आपने आप एक एलिमेंट y लेना है, दूसरे सेट में लेना है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि y जो है वो ए कॉम्प्लीमेंट में भी है और y जो है वो b कॉम्प्लीमेंट में भी है। अगर y a कॉम्प्लीमेंट में है तो फिर a में नहीं होगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन है u माइनस a में नहीं होगा, और यहाँ पे फिर y b में नहीं होगा। आगे चलते हैं, इनको इकट्ठा करें, अगर a में नहीं b में नहीं तो फिर ये a इंटरसेक्शन b में भी नहीं। y डज नॉट बिलोंग टू a इंटरसेक्शन b, अगर ए इंटरसेक्शन बी में नहीं तो फिर ये होगा ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट में। लेकिन हमने वाई एलिमेंट लिए थे या लिया था, वाई से मुराद वेरिएबल है ना, तो एक एक करके आप बेशुमार ले सकते हैं, इसलिए मैंने कहा लिए थे। वाई लिया था पहले दूसरे सेट में, आ किस में गया, पहले सेट में आ गया, तो फिर ये वाला सेट जो है यानी कि सारे एलिमेंट पहले दूसरे में लिए थे पहले में आ गए, फिर दूसरे वाला पहले का सबसेट बन जाता है ना, तो ये जो दूसरे वाला है देयरफॉर ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट सबसेट है ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट का। अब आप कहेंगे सर यहाँ पे आपने एक्स आर्बिट्रेरी लिखा था, यहाँ भी लिख लें, तो लिख लो मेरे भाइयों, बट y इज एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट का मतलब है कोई भी एलिमेंट हो सकता है, वेरिएबल है ना, तो एक एक करके हर एक पे रिजल्ट अप्लाई करें तो वो सारे एलिमेंट जो दूसरे सेट में आपने लिए थे वो पहले सेट में आ चुके होते, फिर दूसरा सेट जो है वो पहले का सबसेट हो चुका होगा, इसको नंबर 2 कहें। थोड़ा सा गौर करें, पहला जो सारा सेट है लेफ्ट हैंड साइड वाला सेट राइट हैंड साइड का सेट सबसेट हो गया।
अब राइट हैंड साइड वाला सेट जो है वो लेफ्ट का क्या हो गया, सबसेट, दोनों एक दूसरे के सबसेट हो गए तो दोनों बराबर हो गए डेफिनेशन के मुताबिक। फ्रॉम 1 and 2 इट इज क्लियर दैट, ये वाज़े है कि क्या वाज़े है कि दोनों एक दूसरे का सबसेट है तो दोनों बराबर हो जाएंगे। ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट बराबर है ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। देख लें यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट इसका सबसेट यानी कि लेफ्ट वाला राइट वाले का सबसेट, और यहाँ पे राइट वाला लेफ्ट वाले का सबसेट, दोनों एक दूसरे का सबसेट तो दोनों आपस में बराबर। आगे लिख लेंगे हैंस वेरीफाइड। ये है जी हमारा क्वेश्चन। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 15 एक थ्योरम है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। कहता है कि एक ट्राई एंगल है, उसके अंदर जो एंगल्स हैं उनका सम जो है वो 180 डिग्री होता है। दोबारा सुने, कहता है कि एक ट्राई एंगल है, तो मैं ट्राई एंगल बना लूं। कहता हूं एक चीज मुझे गिवन है दी हुई, ए बी सी इज अ ट्राई एंगल। यहां से मैंने तस्वीर बना लेनी है ट्राई एंगल की। ये देखें जी बना ली है। ये ए है, ये बी है, ये सी है। ए के अंदर एंगल होगा एंगल ए, बी यहाँ पे एंगल होगा एंगल बी, और इस जगह पे एंगल होगा एंगल सी। ये याद रखना है। अंदर है ना एंगल, तो इंटीरियर एंगल्स बोला, तो इनका सम यानी कि जमा करें। तो कहता है साबित करें कि ए एंगल, बी एंगल और 3 एंगल का, सी एंगल का जो सम है ना वो 180 है। तो क्या प्रूव करना है? टू प्रूव, हेडिंग है ये, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ एंगल ए, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए, एंगल ए की पैमाइश, प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल बी, बी की पैमाइश, और प्लस मेजरमेंट एंगल सी जो है ये 180 डिग्री के बराबर है। ये हमने प्रूव करना है। उसके बाद स्टूडेंट्स जो जियोमेट्री का जो थ्योरम होता है उसको हम वेरीफाई करने के लिए, साबित करने के लिए ज्योमेट्री की जो शक्ल होती है उसमें मुनासिब तब्दीली करते हैं। उस तब्दीली का नाम जो है वो कंस्ट्रक्शन है। तो अब हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में मैं 2 काम करने जा रहा हूं। ये जो पॉइंट सी है ना, इसके अंदर से एक पैरेलल लाइन ड्रा करूंगा। किसके पैरेलल? ए बी के पैरेलल। पॉइंट सी के अंदर से ये पैरेलल लाइन है, इसका नाम आप रख दो एल और एम। ये लाइन किसके पैरेलल है? ए बी के। ये लाइन किसके पैरेलल है? ए बी के। यानी कि जिन इनको आपस में आप बढ़ाते जाएं तो एक दूसरे को नहीं काटती। अच्छा जी, ड्रू खींची अ लाइन, एक लाइन एल एम, एल एम, इसके ऊपर बेशक ये निशान लगाएं, विच इज पैरेलल टू लाइन ए बी, लाइन सेगमेंट ए बी। एक काम किया हमने। दूसरा काम क्या करना है? यहां पे लिखेंगे, यहां पे जो एंगल बनेगा यहां से लेकर यहां पे लिखेंगे एंगल 1, यहां से लेकर यहां तक जो बनेगा इसको लिखेंगे एंगल 2। राइट एंगल्स एज एंगल 1 एंड एंगल 2 इन फिगर, डायग्राम के अंदर लिख दिए। स्टूडेंट्स हमारा आधा थ्योरम हो गया। आगे इसका जो सबसे मेन बॉडी है वो है प्रूफ।
प्रूफ के अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स, हम लॉजिक्स पढ़ रहे हैं। लॉजिक्स में क्या होता है, स्टेटमेंट्स होती हैं और स्टेटमेंट्स के हक में उनको दुरुस्त साबित करने के लिए दलाइल होते हैं। आए जी, लॉजिक का एक जीता जागता सबूत थ्योरम। प्रूफ में कुछ स्टेटमेंट्स लिखेंगे और साथ उनकी रीजंस लिखेंगे। रीजंस जी, ये बॉक्स बना लेते हैं। हमने थ्योरम की जब डेफिनेशन पढ़ी थी तो हमने कहा था कि डिडक्टिव लॉजिक की मदद से और पहले से मालूम शुदा हकायक की मदद से जो साबित शुदा रिजल्ट होता है वो थ्योरम होता है। अब हम पहले से मालूम शुदा हकायक को भी इस्तेमाल करेंगे, पहले से मालूम शुदा जो है वो नॉलेज भी इस्तेमाल करेंगे, प्रीवियस थ्योरम भी यूज हो सकते हैं। डिडक्टिव रीजनिंग है, देखिए कैसी होती है। अब आप स्टेटमेंट शुरू करने से पहले मैं कहता हूं कि एंगल ए और एंगल 1 बराबर हैं। मेजरमेंट ऑफ एंगल ए प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल 1 ये क्या हैं, आपस में बराबर हैं। इसको नंबर 1 कह दो। क्यों बराबर है ये रीजन मैंने देनी है। इसी तरह मैं कहता हूं मेजरमेंट एंगल बी की पैमाइश ये बराबर है एंगल 2 की पैमाइश के, इसको नंबर 2 कह दो। अब स्टूडेंट ये क्या चीज है, आप यहां पे देखो मेरे बच्चों, अल्टरनेट एंगल का कंसेप्ट ले लो। ये अल्टरनेट एंगल का कंसेप्ट जो है ये मैं डायग्राम बनाने लगा हूं, ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं होगी, वैसे समझाने के लिए। एक पैरेलल लाइन आपने पास है LM, एक और पैरेलल लाइन है, फर्ज किया इसका नाम है AB, ठीक है, दो पैरेलल लाइन है। इफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस रिमेन सेम देन दैट लाइंस या दीज लाइंस आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। अब पैरेलल लाइंस के ऊपर एक और लाइन ड्रा करने लगा हूं जो इसको काटती है। अब देखें यहां पे मेरे बच्चों एक एंगल यहां पे बनना है, एक एंगल यहां पे बनना है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एक दूसरे के मुतबादल हैं। इसका मुतबादल ये अल्टरनेट एंगल है। क्या है, दोनों अल्टरनेट एंगल हैं। इसको अगर मैं 1 कहूं, इसको 2 कहूं, 1 और 2 बराबर, ये मैं अल्टरनेट एंगल तो बता दिया, बराबर किस हिसाब से कह रहा हूं। तो स्टूडेंट छोटी क्लासों में हमने एक थ्योरम पढ़ रखा है कि अल्टरनेट एंगल जो हैं वो बराबर होते हैं। तो हमने देखा प्रीवियस थ्योरम की हमने मदद ली। 1 का अल्टरनेट 2, तो यहां पे देखें अगर मैं वक्ती तौर पे इसको बढ़ा दूं, ये पैरेलल लाइन कर दूं, आपने नहीं करनी है समझाने के लिए, और ये वाली इसको काट रही है, तो एंगल ए का अल्टरनेट होगा 1, तो अल्टरनेट एंगल क्या हुए, बराबर। इसी तरह इसको छोड़ के ये लाइन लगा लें तो एंगल बी का अल्टरनेट होगा एंगल 2, तो अल्टरनेट एंगल बराबर, ये बराबर है। तो इसकी दलील क्या देंगे, अल्टरनेट एंगल्स, इसकी भी क्या है, अल्टरनेट एंगल्स जो हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ओके, अगर कोई बच्चा कहे कि सर ने ये नहीं बताया, तो बच्चों इसका अल्टरनेट ये है, अल्टरनेट है, मैं कह रहा था मिक्स ना हो जाए। उसके बाद एक और चीज सीख लो, एक स्ट्रेट लाइन है, ये डायग्राम भी इसका हिस्सा नहीं है, ये चीज भी जो है इसका हिस्सा नहीं है। एक और लाइन देखो, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन पे एंगल 0 से शुरू होता है, 180 पे खत्म हो जाता है। इसके ऊपर जितने भी एंगल होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल होते हैं उसका सम कितना होता है, 180 डिग्री। अच्छा जी, ये स्ट्रेट लाइन LM है, इस पे एंगल कौन कौन है, 1, और साथ कौन है, C और साथ 2, ये सारा इकट्ठा कर दो तो 3 एंगल है, एंगल 1, एंगल C और एंगल 2। स्ट्रेट लाइन के ऊपर तीनों एंगल जो हैं, C यहाँ पे बन रहा है ना, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री। देखेंगे मेजरमेंट एंगल 1 प्लस मेजरमेंट एंगल C प्लस मेजरमेंट एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री।
दलील क्या देंगे? एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले एंगल्स का सम जो है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। अब आप देखें स्टूडेंट्स, आपका टारगेट क्या है? आपका टारगेट है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180 साबित करना है। करने जा रहे हैं जी हम। मेजरमेंट एंगल वन की जगह लिखें मेजरमेंट एंगल ए, क्योंकि 1 ए के बराबर, प्लस इसको सी ही रहने दें। 2 की जगह लिखे मेजरमेंट एंगल बी, क्योंकि ये बराबर है, ये आ गया 180 डिग्री। इसको तरतीब दें, एंगल ए प्लस मेजरमेंट एंगल बी प्लस मेजरमेंट एंगल सी इज इक्वल टू, इसकी दलील दें। इसकी दलील क्या है? यूजिंग 1 and 2। देखें जी, टारगेट था तीनों एंगल का सम 180 डिग्री, तो ये देखें तीनों एंगल का सम 180 डिग्री आ गया है। तो लिखेंगे सो, ये चूंकि 180 आ गया, सो इट इज प्रूव्ड दैट क्या? द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। लिख लें द सम ऑफ द इंटीरियर, यहाँ पे जगह कम है इसलिए मैं आगे लिख रहा हूं, एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ये वाला जुमला इधर ही आएगा। देखें स्टूडेंट्स, जो टारगेट था वो हमें हासिल हो गया। ये है थ्योरम, इसको जैसे मैंने समझाया है वैसे ही आपने इसको टैकल करना है। अब इससे अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? बुक पे आना पड़ेगा। बुक पे कहता है क्वेश्चन नंबर 15 के बाद है, ऊपर है 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है कि इफ x एंड y आर पॉजिटिव रियल नंबर एज गिवन, x एंड y आर पॉजिटिव रियल नंबर्स, यानी कि अगर पॉजिटिव है तो x ग्रेटर देन 0 होगा और y ग्रेटर देन 0। क्योंकि 0 ऐसे होती है ना एक लाइन, तो लाइन के दाएं तरफ प्लस वाले होते हैं, बाएं तरफ माइनस वाले होते हैं। 0 ना प्लस का ना माइनस का, तो 0 से बड़े का मतलब पॉजिटिव, तो ये है पॉजिटिव। ओके, उसके बाद कहता है एंड आल्सो x स्क्वायर स्मॉलर देन y स्क्वायर प्रूव दैट, इसको नंबर 1 कह लो, वी हैव टू प्रूव दैट, हमें साबित करना है कि x इज स्मॉलर देन y। कर देते हैं जी, आधा मिनट लगेगा। आपने क्या करना है, देखिए, इस फ्रॉम 1 टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ 1, इसका आप स्क्वायर रूट ले लो। अब आप कहोगे कि सर प्लस माइनस नहीं लगाया आपने। देखो बच्चों, x और y पॉजिटिव रियल नंबर हैं, तो पॉजिटिव रियल नंबर का स्क्वायर रूट भी प्लस आता है, लिहाजा माइनस लगाने की जरूरत नहीं, ये कैंसिल हो गया, तो हमारा रिजल्ट आ गया। देखिए, हैंस प्रूव्ड, पास साबित हो गया। स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर 8 है, पेज नंबर 156 पे है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, और बिल्कुल एग्जाम्पल नंबर 8 की तरह का क्वेश्चन नंबर 16 है, वो भी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। कहता है प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड मैंने लिख लिया a ओवर b प्लस c ओवर d, बनाना क्या है ad प्लस bc ओवर bd। एक मेथड बुक पे है, वो आपने ट्राई कर लेना, एक मेथड मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आते हैं जी। अब स्टूडेंट देखें, मैंने बटे में bd बनाना, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, a ओवर b है ना, तो मैं d से मल्टीप्लाई करूँगा और d से डिवाइड कर लूँगा। आगे प्लस c ओवर d है, b से मल्टीप्लाई करूँगा, b से डिवाइड कर दूँगा। मैंने क्या किया, ये जो पहली फ्रैक्शन है a ओवर b फ्रैक्शन है ना, इसके न्यूमरेटर को d से मल्टीप्लाई किया है और d नॉमिनेटर को d पे डिवाइड किया। इसके न्यूमरेटर को c ओवर d के न्यूमरेटर को b से मल्टीप्लाई किया और d नॉमिनेटर को d पर डिवाइड किया।
यहाँ पे लिख लें मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द सेम नंबर। अब आप देखें पहली जो फ्रैक्शन ए ओवर बी है एक ही नंबर के साथ डी के साथ मल्टीप्लाई किया, डी के साथ डिवाइड किया। दूसरी जो सी ओवर डी है एक ही नंबर से मल्टीप्लाई किया और एक ही नंबर पर डिवाइड किया। अब क्या होगा, ए और ये दो फ्रैक्शनें आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, फ्रैक्शन का प्रोडक्ट हो जाएगा। एडवांस में लिख लो प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शन रूल, दो फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करने का रूल। ए और डी मल्टीप्लाई होके ए डी आ जाएगा, बी और डी मल्टीप्लाई होके बी डी आ जाएगा, सी ओवर बी मल्टीप्लाई होके सी बी, डी ओवर बी मल्टीप्लाई होके डी बी। ये ए डी की जगह ए डी लगा रहने दो, बी डी की जगह बी डी लगा रहने दो। अब आगे देखो क्या करने लगे हैं, बी सी बी की जगह बदल के बी सी, इसकी जगह बदल के बी डी, क्योंकि ये डी बी है हमें बी डी चाहिए। ये कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगाई है, कॉम्यूटेटिव लॉ मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से। ये हमने पढ़ा है कि 3 ज़रब 2 कितना होता है 6, जगह बदल के ज़रब कर दो तो फिर भी क्या है 6, जगह बदल के ज़रब करने से आंसर में फ़र्क नहीं पड़ता। ये देखिए सी और बी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनकी जगह बदल के मल्टीप्लाई करो, बी और सी मल्टीप्लाई कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, डी और बी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जगह बदल के ज़रब कर दो, बी और डी कर दो, कॉम्यूटेटिव लॉ के मुताबिक कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसको मिटा देते हैं आप। आगे देखें स्टूडेंट, इसको लिखने लगा हूं ए डी मल्टीप्लाइड बाय 1 ओवर बी डी प्लस बी सी मल्टीप्लाइड बाय 1 ओवर बी डी। ये क्या चीज़ है, ये चीज़ है, ये एक फ्रैक्शन है, इसको तोड़ा जा सकता है, ए मल्टीप्लाइड बाय 1 ओवर बी। अब देखें ए लिख दिया 1 ओवर बी, तो जब मल्टीप्लाई करें ना, ए को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ए, बटे की जगह बटा, तो ये क्या चीज़ है, ये भी प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शन रूल है। ये फ्रैक्शन का के साथ ए का प्रोडक्ट हो रहा है ना, ये वाली चीज़ लिख लें या फिर ये इंग्लिश का जुमला लिख लें, प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शन रूल, ऑफ फ्रैक्शन रूल। आगे जी, आगे हम देखें कॉमन निकाल रहे हैं 1 ओवर बी डी, इधर भी है और इधर भी है, 1 ओवर बी डी निकालने कॉमन। ये जो कॉमन निकाला तो यहाँ पे बच गया ए डी, प्लस की जगह प्लस, और यहाँ पे बच गया बी सी। कॉमन निकालने की जितनी भी प्रॉपर्टी हैं वो हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब आप देखें बच्चों, ये एक नंबर है और ये एक फ्रैक्शन है, ये एक जुमला है और ये एक फ्रैक्शन है। जुमला फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई हो गया तो ये लिख लेंगे प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शन रूल। तो ये मल्टीप्लाई हो के ए डी प्लस बी सी 1 से होके यही आ जाएगा, और ओवर में बी डी, यही आप देखें राइट हैंड साइड है। आगे लिखे हैंस प्रूव दैट दोनों साइडें आपस में बराबर आ गई हैं। प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शन रूल लिख लें, या फिर ये नहीं लिखना तो लिख लें ए मल्टीप्लाइड बाय 1 ओवर बी को आप ए ओवर बी लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों में से ये लिख लें या ये, दोनों में से एक ही। देखो ना यही फॉर्म है ना, ये वाला और साथ 1 ओवर वो फ्रैक्शन, तो ए को 1 से किया 1 ए आ गया, तो ओवर में बी, तो दोनों में से एक लिख लें। आई होप आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो उसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। पार्ट नंबर 3, इसमें क्या करना है, आपने साबित करना है कि ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी इफ़ एंड ओनली इफ़ ए डी इज इक्वल टू बी सी। ये जो इफ़ एंड ओनली इफ़ है ना, ये क्या चीज़ होती है। इफ़ एंड ओनली इफ़ में क्या होता है, 2 शर्तें होती हैं। पहला हिस्सा लेके दूसरा साबित करना होता है और बाद में दूसरा हिस्सा लेके पहला साबित करना होता है। करते हैं, ले जी, लेट, पहले हिस्से को लेट करके दूसरा साबित कर देंगे। ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर, अभी ये साबित नहीं ना हुआ तो इसलिए मैंने कहा लेट फर्ज कर लिया।
ये वाला हिस्सा ले कि ये हमारा टारगेट है, ठीक है। अब आप देखिएगा मैं ए ओवर बी यहाँ भी बी डी से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, सी ओवर डी यहाँ भी बी डी से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अब आपके जहन में आएगा कि बी डी से मल्टीप्लाई क्यों किया है। अब आप देखें यहाँ पे अगर मैं डायरेक्ट सिंप्लीफिकेशन कर जाऊँ तो बी बी से कैंसिल हो जाता है तो ए डी नहीं आ जाता, डी डी से कैंसिल हो जाता है तो बी सी आ जाता है ना, अगर डायरेक्ट सिंप्लीफिकेशन कर जाऊँ, ठीक है। तो मैंने डायरेक्ट सिंप्लीफिकेशन नहीं करनी, आपने क्या करना है, आपने इन दोनों का ओवर में जो चीज़ें हैं ना उनका प्रोडक्ट जो है ना बी डी उससे इधर भी मल्टीप्लाई कर देना और इधर से मल्टीप्लाई। तो ये मल्टीप्लाई किया तो लिखेंगे साथ प्रॉपर्टी लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, आगे दरमियान में इक्वल है तो फॉर इक्वलिटी। ये इसकी रीज़न भी साथ लिख दी, जस्टिफिकेशन भी लिख दी। अब आगे मैं देखूँ ए ओवर बी को ना मैं दो पार्ट करके लिख सकता हूँ, ए मल्टीप्लाइड बाय 1 ओवर बी। ये उसी तरह सी ओवर डी को भी दो हिस्से करके लिख सकता हूँ, सी मल्टीप्लाइड बाय 1 ओवर डी। अब देखें ना, इसको दोबारा मल्टीप्लाई कर लें, ए को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ए आ गया ना, तो बटे में बी की जगह बी। इसको भी अगर आप सी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सी तो बटे में डी वैसे का वैसे आ जाएगा। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, इस प्रॉपर्टी का नाम होता है ए ओवर बी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड बाय 1 ओवर बी। इसका नाम भी होता है, ये लिख दें या फिर ये लिख दें प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शन। ये फ्रैक्शन है ना 1 ओवर बी, फ्रैक्शन बटे वाली रख, प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शन रूल। ये दोनों में से कोई चीज़ लिख दें आप। आगे उसके बाद देखें ए मल्टीप्लाइड बाय 1 ओवर बी लिख दें, बी डी वैसे लिख दें, सी मल्टीप्लाइड बाय 1 ओवर डी लिख लें। इसको बी डी की जगह बदल के ना आप डी बी लिख दें। ये क्या चीज़ है, ये कम्यूटेटिव लॉ है, कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। कम्यूटेटिव लॉ में देखें बी डी और डी बी, बी और डी ज़रब हो रहा है तो कम्यूटेटिव लॉ क्या है, बी और डी को ज़रब करेंगे जगह बदल के। मसलन देखें ना, अगर आपके पास है ना बी और डी ज़रब हो रहा है और इसको आप डी ज़रब बी लिख सकते हैं, जगह बदल के ज़रब करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इस चीज़ को हम कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। उसके बाद आप देखें पहली रकम को आप वैसे का वैसे लिख के भूल जाएं, तो आगे आप देखें 3 रकमें हैं 1 ओवर बी, बी और डी। तो यहाँ पे ग्रुप बना हुआ है बी और डी का, दो रकमों का। तो यहाँ पे अब मैंने ग्रुप चेंज करना है, 1 ओवर बी और बी का ग्रुप बनाना है और डी को वैसे का वैसे लिख देना है। यहाँ भी देखें सी को एक लम्हे के लिए आप भूल जाएं, तो 3 रकमें हैं आगे 1 ओवर डी बी का ग्रुप बना हुआ दो का। तो मैं क्या करूँगा, ग्रुप चेंज करूँगा, 1 ओवर डी और डी का ग्रुप बना लूँगा, बी को वैसे का वैसे लिख दूंगा। स्टूडेंट ये वाली जो है ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। अगर आपने डिटेल से प्रॉपर्टी समझनी है तो चैप्टर नंबर 1 में आपने चले जाना, वहाँ पे अलहदा से प्रॉपर्टीज़ के बारे में लेक्चर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाई है, दोबारा देखें ना, यहाँ पे 3 रकमें हैं 1 ओवर डी, फिर डी और बी, दो का ग्रुप बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पे आगे आखिरी दो का ग्रुप बनाया है, तो फिर हमने यहाँ पे पहले दो का ग्रुप बना लिया। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में लिखता हूँ ना, पहले एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कह लें या लॉ कह लें। ये क्या होता है, आपके पास हो ना ए बी सी 3 रकमें ज़रब हो रही हैं, तो अगर यहाँ पे पहली रकम छोड़ के दूसरे दो का ग्रुप बनाया जाए तो यहाँ भी आपने क्या करना है, पहली दो का ग्रुप बना के आखिरी छोड़ देना है। जो काम यहाँ पे किया चेक कर लें, पहली रकम छोड़ के दूसरे दो का ग्रुप था तो आगे क्या किया, आखिरी रकम छोड़ दी बी वाली तो पहली दो का ग्रुप, आखिरी रकम सी वाली छोड़ दी तो पहली दो का ग्रुप बना दिया। ये लगाया है जी हमने एसोसिएटिव लॉ लगाया। अब यहाँ पे देखें कुछ लोग बी को बी से काट देंगे, चलो काट देता हूँ, ये लो 1 आ गया, साथ
डी को डी से चलो मैं काट ही देता हूँ, 1 आ गया 7b। लेकिन है क्या, एक चीज हमने छोटी क्लासों में पढ़ी थी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लगाया है। पता क्या होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी क्या होती है? अगर कोई रकम है ना 3/4, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसको उल्टा के आता है 4/3। और किसी भी रकम के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को रकम से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कैंसिल हो के 1 आता है। तो ये देखें यहाँ 1 आया। इसी तरह अगर कहा जाए 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, इसका बटा 1 है ना, तो 5 का है 1/5। किसी भी नंबर और उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को मल्टीप्लाई करें तो जवाब 1 आता है, यानी कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आता है। इसी तरह ये देखें एक नंबर था d और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेना हो तो 1/d है। तो नंबर और उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 आ गई। इसी तरह एक नंबर था b और उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/b है, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 आ गई। अब आप कहेंगे कि सर आप पहले ये रख रहे हो 1/d। अगर आप कहें कि 1/d का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है तो वो है d/1, बटा उल्टा देते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, ओवर 1 लगाने की जरूरत नहीं होती, फिर भी काट के क्या आ जाएगा 1, यानी कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आई होप आपको इसकी समझ आ गई है। उसके बाद देखें a को 1 से मल्टीप्लाई किया, a आ जाएगा d की जगह d, c को 1 से किया तो c, तो b की जगह पे b। ये क्या किया, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी लगाई है यहाँ पे हमने। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होती है ना, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होकर दोबारा नंबर आ जाएगा। अब यहाँ पे AD बराबर ये CB है, इसको चेंज करके BC लिख लें। तो चेंज करके जो हम लिखते हैं वो होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लिख लें या कम्यूटेटिव लॉ लिख लें, दोनों ही ठीक है। होती क्या है देखें, 2/3 आप अपने जहन में बताएं कितना होता है, आप कहेंगे 6। तो अगर कोई कहे 3/2 तो फिर आप कहेंगे 6। जगह बदल के ज़रब करने से ज़रब में जो फर्क नहीं पड़ता, ये होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। जैसे 2 और 3 को ज़रब किया 6 आया, तो जगह बदल के किया फिर भी 6। तो इसी तरह C और B को ज़रब करें तो जगह बदल के भी ज़रब करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब आप देखें एक पहली चीज मैंने लेट करके दूसरी साबित कर दी है, AD बराबर BC। अब हम क्या करेंगे, नाउ कन्वर्सली, अब उलट इसको लेट कर लेंगे, लेट AD बराबर BC और इसको प्रूव कर देंगे। पहले क्या किया, इसको लेट करके इसको प्रूव कर दिया था, अब इसको लेट करेंगे और इसको प्रूव कर देंगे। अब यहां पे मैं क्या करूंगा, AD यहां पे 1/b और 1/d से इधर भी मल्टीप्लाई कराऊंगा, 1/b और 1/d से इधर भी मल्टीप्लाई करवाऊंगा। अब आपके जहन में आ रहा होगा कि सर ये कैसे, देखो b इधर मौजूद रहेगा, dd से कट जाएगा तो a/b आ जाएगा, dd से कट गया तो a/b आ जाएगा। इसी तरह b से कट गया तो c/d आ जाएगा। ठीक है, लेकिन डायरेक्ट नहीं करना, हमने तो इसकी रीजनिंग देनी है। चैप्टर जो कि लॉजिक का है तो इसलिए हम साथ रीजनिंग दे रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई किया था ना दोनों तरफ, उधर भी किया, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी फॉर इक्वालिटी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी फॉर या ऑफ इक्वालिटी। उसके बाद हमने क्या करना है, AD ऐसे रहने दें, इसकी तरफ जरा नजर मारें, 1/d और 1/b की जगह चेंज कर दें। ठीक है, b ऐसे रहने दें, इसकी तरफ जरा नजर मारें, 1/b और c की जगह चेंज कर दें। देखो भाई, दो चीजों का प्रोडक्ट है, जगह बदल के, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, मैं बताता हूं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या लॉ।
ये देखें मैंने समझाया था कि दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही है ना, 2 और 3 ज़रब करें तो 6, तो ये जगह बदल के 2 और 3 की जगह बदल के ज़रब किया तो फिर भी 6 आ गया। तो इस तरह से जगह बदल के ज़रब करने से प्रोडक्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इस प्रॉपर्टी का नाम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। यहाँ पे देखें 1/b और 1/d मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आगे जगह बदल के मल्टीप्लाई किया, 1/d पहले और 1/b बाद में, तो जगह बदलने वाली प्रॉपर्टी जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। यहाँ भी c और 1/b मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ भी 1/b और c को हमने जगह बदल के मल्टीप्लाई कर दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। a की जगह पे a लिखें, यहाँ पे देखें d और 1/d एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, तो ये कट जाते हैं तो 1 आ जाता है। आगे 1/b लिखें, ये b और 1/b एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, कट जाते हैं 1 आ जाएगा। c मल्टीप्लाइड बाय 1/d, यहाँ पे लिखें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी, इनवर्स प्रॉपर्टी। आगे आप देखें a को 1 से मल्टीप्लाई किया तो a, आगे 1/b, 1 को c से मल्टीप्लाई किया तो c, तो 1/d। 1 क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, किसी भी नंबर को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 से मल्टीप्लाई करें तो वो नंबर दोबारा वापस आ जाता है, तो यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे a को 1 से मल्टीप्लाई किया a/b आ जाएगा, c को 1 से किया तो c/d। ये क्या चीज है? इस प्रॉपर्टी का नाम जो होता है ना a मल्टीप्लाइड बाय 1/b बराबर a/b। देखें एक नंबर फ्रैक्शन 1/b फ्रैक्शन है, उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस प्रॉपर्टी का नाम है प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शन रूल, फ्रैक्शन की प्रोडक्ट का रूल। अब आप देखें हमने साइड ली थी AD बराबर BC, ये लेट किया था और ये साबित हो गया A/B इज इक्वल टू C/D। तो लिखेंगे हेंस प्रूव दैट A/B इज इक्वल टू C/D इफ एंड ओनली इफ AD इज इक्वल टू BC। अब देखिए इफ एंड ओनली इफ का मतलब दोबारा से एक बार समझ लें कि दो कंडीशनें होती हैं, इसमें पहली चीज को लेट करके दूसरी साबित कर देते हैं, जो मैंने पहले हिस्से में साबित कर दिया। ये देखें पहली चीज को लेट किया और दूसरी साबित होगी, और दूसरे हिस्से में दूसरी चीज को लेट करके उलट करते हैं ना, फिर उलट का मतलब होता है कन्वर्ट। दूसरे हिस्से में दूसरी चीज को लेट करके पहली चीज साबित कर देते हैं, तो ये देखिए आपके सामने साबित हो गई है। पार्ट नंबर बी की लेफ्ट हैंड साइड क्या है? A/B मल्टीप्लाइड बाय C/D। ये लिख ली, इससे ये साबित करना है कि AC/BD। ये वैसे स्टूडेंट देखने में तो बड़ा आसान लग रहा है कि A को C से मल्टीप्लाई करें तो AC आता है, तो B और D को मल्टीप्लाई करें तो BD आता है। लेकिन स्टूडेंट चूँकि हमने चैप्टर जो है वो लॉजिक यानी कि रीजनिंग का शुरू किया हुआ है, तो हम अब इसमें हर स्टेप में ना प्रॉपर रीज़न दे के उसका जिक्र करके फिर हम आगे जाना है। तो ये देखें आपके सामने एक चीज़ लिखने लगा हूँ, A मल्टीप्लाइड बाय 1/B, C मल्टीप्लाइड बाय 1/D। क्या किया है? ऐसे काम किया मैंने, A/B को मैंने लिखा है A मल्टीप्लाइड बाय 1/B। हल करें ना इसको, A को 1 से मल्टीप्लाई करें तो दोबारा A आ जाता है, तो B की जगह B आ जाता है, फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इस चीज़ का नाम क्या है? प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन के साथ प्रोडक्ट का रूल। ये फ्रैक्शन है ना, बटे वाली रकम, एक 1/B फ्रैक्शन है, इसके साथ मल्टीप्लिकेशन का रूल। उसके बाद स्टूडेंट आपने देखना है यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पे निशान लगा रहा हूँ, ये मेरा टारगेट है, ठीक है। मैं C और 1/B की जगह जो है वो बदल रहा हूँ। अब आप कहेंगे कि सर ये क्या काम किया है? C और 1/B की जगह बदल दी है, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगाई है, ठीक है। कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ में क्या होता है, मैंने पहले भी समझाया आपको कि अगर 3 ज़रब 2 हो तो आपके ज़हन में फ़ौरन 6 आता है। तो अगर इनको जगह बदल के ज़रब कर दें, 2 ज़रब 3 कर दें तो फिर भी 6 आता है। तो जगह बदल के ज़रब करने से ज़रब के जवाब में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ।
विद रिस्पेक्ट टू यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन लगा लें। तो ये देखें 1/b और c मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो अगर आप इनकी जगह बदल के मल्टीप्लाई करें, c को पहले और 1/b को लगा दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जैसे यहाँ फ़र्क नहीं पड़ा, कम्यूटेटिव लॉ आ गया। इसको मिटा देते हैं। अब आप क्या करेंगे, ए सी इन सब को मल्टीप्लाई कर लें, ए सी मल्टीप्लाइड बाय 1/1 को 1 से किया 1, b को d से किया d, तो ये क्या किया आपने, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी लगाई है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी फॉर फ्रैक्शन। या फिर यहाँ पे ये भी लिख सकता है, लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शन रूल, यहाँ लिख लें प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शन रूल। आगे फिर आप इनको मल्टीप्लाई करें, ए सी 1 से मल्टीप्लाई किया, ओवर में बी डी आ गया, यहाँ भी कहें प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शन रूल। ये देखें प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शन रूल ये होता है ना कि a ओवर b हो, तो आप a को अलहदा कर लें, 1/b को अलहदा करके मल्टीप्लाई कर लें ना, a को 1 से किया तो a, तो b उसी तरह आ जाना है। तो इसी तरह देखें ना, एक हिस्सा ये है, तो इस नंबर को 1 से मल्टीप्लाई किया तो a c, तो ये b d है, ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन के साथ इसका प्रोडक्ट हो रहा है, प्रोडक्ट रूल हो गया, ठीक हो गया। पार्ट नंबर सी की लेफ्ट हैंड साइड लिख ली है a ओवर b प्लस c ओवर b। वैसे तो बच्चे कह रहे हैं डायरेक्ट एलसीएम लो और a प्लस सी आ जाएगा, डायरेक्ट नहीं करना, हमने रीजनिंग करनी है, ठीक है। सबसे पहले देखिए a ओवर b को हम लिखेंगे a मल्टीप्लाइड बाय 1/b, c को हम लिख सकते हैं c मल्टीप्लाइड बाय 1/b। ये है प्रोडक्ट रूल फॉर फ्रैक्शन, फ्रैक्शन के लिए जो प्रोडक्ट रूल है, प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शन रूल या प्रोडक्ट रूल फॉर फ्रैक्शन। ये होता क्या, ये वैसे देख लें, मतलब ये देखें ना 4/5 हो, तो इसको आप 4 ज़रब 1/5 भी लिख सकते हैं। किसी भी नंबर को अलहदा कर लें और फ्रैक्शन को अलहदा करके मल्टीप्लाई कर दें तो दोबारा वही चीज़ आ जाती है। ये चेक कर लें, 1 4 एक बार 4 और बटे में 5, ये वैसे एग्जाम्पल के तौर पे लिखा, ठीक है। फिलहाल इसको आप मिटा देते हैं। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे a प्लस सी, यानी कि राइट साइड से ना 1/b कॉमन निकाल, राइट साइड से क्या किया 1/b। जो कॉमन निकालने वाले जितने भी रूल होते हैं ना, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होते हैं। क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, बस इतना। आप देखें ना डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मैं आपको बताता हूँ। अगर आपके पास एक रकम है 3 और इसको ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो इस तरह की रकम बनेगी ना, 3 को a से करें 3a, 3 को b से करेंगे 3b, तो जब कॉमन निकालेंगे तो 3 कॉमन निकाल लेंगे तो a जमा b, यानी कि 3 जो है ये ब्रैकेट के अंदर जाना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, ब्रैकेट के बाहर आना ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया। अब देखें ना, जब हम इसको ब्रैकेट के अंदर लेके जाएंगे तो 1/b को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रकम आ जाएगी, 1/b को a से करेंगे तो ये आ जाएगी। तो इसका मतलब है ब्रैकेट के अंदर ले जाएं या इसको एक्सपेंड कर दें, होता तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, इसलिए परेशान होने वाली बात नहीं। इसको हम हटा देते हैं। अब आगे आ जाएगा a प्लस सी मल्टीप्लाई हो रहा है 1 के साथ, तो a प्लस सी आ जाएगा ओवर b। ये वही है प्रोडक्ट रूल फॉर फ्रैक्शन, प्रोडक्ट रूल फॉर फ्रैक्शन। होता क्या है, ये a ओवर b हो ना, तो इसको a को अलहदा और 1/b को अलहदा मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि नंबर को फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। फ्रैक्शन बटे वाली रकम a को 1 से किया तो a तो बटे में b आएगा। तो इसी तरह देखें, ये एक बड़ा नंबर है, ये फ्रैक्शन है, इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। a प्लस सी को 1 से किया a प्लस सी तो ओवर में b, इसी तरह a को 1 से मल्टीप्लाई किया a तो b की जगह b, a प्लस सी को 1 से किया तो a प्लस सी तो बटे में b की जगह b। ये आपके साथ आपने देखा कि प्रोडक्ट रूल लगा लिया, अब इसकी ज़रूरत नहीं रही। तो ये आपके पास, आप एक आंख ऊपर देखें, राइट हैंड साइड आ गई है।
लिखेंगे हैंस प्रूव्ड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट। यहाँ भी आप लगाएं, यहाँ पे राइट हैंड साइड आ गई है। हैंस प्रूव्ड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी से समझ आई होगी। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।